जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक ऑर्डिनरी समरी बिल्कुल भी नहीं। इसमें हम बुक के उन एस्पेक्ट्स को पढ़ें जिस पे किसी ने अभी तक बात नहीं की, और उन एस्पेक्ट्स को हम विद एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ ताकि वो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें। आप इस वीडियो के बाद अपनी लाइफ में चेंजिंग देखें, ना कि आप एक एनिमेटेड वीडियो देख के चले जाएं जिसका आपकी लाइफ में कोई एक्सपेक्ट भी ना हो। हेलो सीकर्स, आई होप यू आर ऑल सीकिंग सक्सेस। माय नेम इज मोहम्मद ज़ुहैब और आज की वीडियो में यार हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं, क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड का, कि वो कौन से एक्सपेक्ट हैं जो आपने पढ़ते वक्त छोड़े हैं, या ऐसी चीज़ें जो कि आपके माइंड में भी नहीं है कि वो इस बुक ने हमें क्या सिखाया। तो उसको मैं विद एग्जाम्पल्स और जो वर्ल्ड में हो रहा है या पाकिस्तानी एग्जाम्पल्स दे के आपको इन चीज़ों को समझाऊंगा कि वो कैसे आप इन पॉइंट्स से सीख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको क्रिटिकली ब्रेक डाउन करेंगे जितने उस बुक में चैप्टर हैं। ओके, अच्छा, तो पहला चैप्टर है, तो वो चैप्टर 1 कहते हैं कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी। यस, अच्छा, अब इसमें कहने से मुराद ये कि अगर हम इसको लॉजिकली समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं वो पैसिव इनकम। यस, पैसिव इनकम की वो शक्ल होती है जिसमें आपको फिज़िकली जाके किसी चीज़ के लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि आप अपने घर पे बैठे हो और आपको पैसे आ रहे हैं। अब इसको आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप वहाँ पे जाके काम नहीं कर रहे, आपने बस पैसा इन्वेस्ट किया है। और अगर आप ब्रोकर के ज़रिए किए तो ब्रोकर आपका सारा हिसाब रख रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपको इनकम आ रही है। और यस, अच्छा, अब इसमें यह है कि रॉबर्ट कियोसाकी ये बताना चाह रहे हैं कि जो रिच पीपल होते हैं ना, उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जो इनकम की स्ट्रीम ऐसी ज़रूर होती है जो पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम बहुत भी हो सकती है, जैसे आपने अगर रेंट पे घर दिए हुए हैं तो आपको जाके वहाँ पे मेहनत नहीं करना पड़ी, आपने एक बार घर लेके दे दिए, अब आपको उसका रेवेन्यू मिलता रहेगा, ठीक है, और आप घर बैठे करते, तो ये होती है पैसिव इनकम। तो बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी ये कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी इनकम्स का होना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें एक बात ये भी है कि ये वो कहना नहीं चाह रहे कि पूरी ज़िंदगी सिर्फ इस पे बेस हो, यानी सिर्फ पैसिव इनकम है बस, नहीं। पैसिव इनकम होनी चाहिए, एक आधी ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि पूरी लाइफ उस पर बेस हो। अच्छा, तो अब मेरा मानना ये है कि यार जितना भी ज़्यादा कोई भी इंसान जिस भी फील्ड का है वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में पैसिव इनकम को अचीव कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे एक कहूँ कि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो और आपने हार्डवर्क किया बहुत ज़्यादा, अच्छा, पैसिव इनकम हमेशा हार्डवर्क से आती है। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप कहाँ से घर लेके ख़रीदोगे और बेचोगे या रेंट पे दोगे? तो क्या मतलब है कि आपको पहले मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके आपके पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स बनती हैं। अच्छा, उसमें आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसने काम सीखा, ठीक है, लेकिन वो काम में इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि कल को जाके वो एक कंपनी बना लेता है और वहाँ पे एज वो CEO बैठता है बस, या बैठता भी नहीं, तो वो जो वो कंपनी होगी वो उसकी पैसिव इनकम में शुमार होगी कि उसे जाके मेहनत नहीं करना पड़ी। तो इसमें एक ये एक्सपेक्ट है कि हमेशा जो हार्डवर्क होती है वो आपकी पैसिव इनकम जनरेट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वैरन बफेट को देखते हैं, वैरन बफेट जो कि दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है, जिसमें कोका कोला में स्टॉक एक्सचेंज है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बताऊं, जितनी कोका कोला के CEO की ईयरली इनकम है, मोस्टली ज़्यादातर जो USA में पैकेजेस होते हैं वो ईयरली होते हैं, यहाँ पे तो सैलरी मंथली मिलती है, वहाँ पे ईयरली होती है। जितना वो ईयरली कमाता है उससे ज़्यादा वैरन बफेट साल में उसकी सैलरी से कोई 20-30 गुना से भी ज़्यादा सिर्फ उन जो उसने स्टॉक खरीदा हुआ है कोका कोला का या उसका जो शेयर है उससे कमाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पैसिव इनकम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब ये ऐसे तो नहीं है कि वैरन बफेट आया और उसने कोका कोला में इन्वेस्ट किया और आज वो कमा रहा है, नहीं। उसकी सालों की मेहनत है, जो उसने बिज़नेस को समझा, बिज़नेस वर्ल्ड को समझा, स्टॉक मार्केट को समझा, शेयर मार्केट को समझा, फिर जाके ऐसी पैसिव इनकम उसके लिए बनी है कि अब वो इजीली काम कर रहा है। और इसमें आपने हमेशा याद रखनी है कि दो इमोशंस होते हैं जो इंसान को पैसिव इनकम से रोकते हैं। एक होता है फियर और एक होता है ग्रीड। जो ग्रीड होता है, लालच, वो ये होती है कि फॉर एग्जांपल मोस्टली लोगों को यही लगता है कि यार
बस अगर 50,000 की जॉब है तो यार मैं 50,000 की जॉब कर रहा हूँ तो बस ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, मैं क्यों ज़्यादा कमाऊँ। और फिर कहता है कि यार अगर मैंने 50,000 की जॉब है, अगर मैं अपना बिजनेस करूँ तो मेरा ये भी चला जाएगा, तो मैं क्या करूँगा। तो आप जब तक इन दो चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप पैसिव इनकम या जो रिच मनी आपके लिए काम करे आप नहीं कर सकते। तो ये इससे हमारा सबक है, इमोशंस को जो कि फियर और ग्रीड है उसको ख़त्म करें, हार्ड वर्क करें, ऐसी हार्ड वर्क करें कि कल को आपको पता हो कि 3 या 4 या 10 सालों तक वो आपकी पैसिव इनकम में चेंज हो सकती है। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है वो है कि वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी के आपको पता हो कि क्या चीज़ किस तरह है। अच्छा, इसमें यार बेसिक चीज़ है, लोग जो अक्सर समझते हैं कि यार ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वाला सीन है ये बस बिजनेस लोगों का काम है। नहीं, मेरे मुताबिक अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप कुछ भी हो, आप फॉर एग्जांपल आप साइकोलॉजिस्ट भी हो, फिर भी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में। अच्छा, फाइनेंशियल लिटरेसी में अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, एक HIH इंश्योरेंस कंपनी थी जो कि ऑस्ट्रेलिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी इंश्योरेंस। अच्छा, वो फेल किसी वजह से हुई थी, इसी वजह से फेल हुई थी कि उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। क्या, अगर देखो आप अगर अपना अपना काम कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी से लोन लेके बिजनेस खड़ा कर लिया, ठीक है, अब लेकिन आपके पास चलाने के लिए पैसे नहीं है या आपके पास इनकम ही नहीं आ रही, तो वो जो आपने पैसा लेके बिजनेस शुरू किया वो तो आपके लिए वेस्ट गया। तो ये चीज़ होती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कि आपको इतना कैपेबल होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपने क्या करना है। अच्छा, इसमें दो चीज़ों का फ़र्क आ जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी में, एसेट्स आ जाते हैं और लाइबिलिटी आ जाती है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल में समझा देता हूँ। एसेट हर वो चीज़ होती है जो आपकी पॉकेट में पैसे लेके आती है, और लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसे लेके जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है फॉर एग्जांपल 70,000 और आपने लीज़ पे कार ली है। अब आपने लीज़ पे कार ले ली है, वो आपके लिए लायबिलिटी है। क्योंकि अगर आप देखो उसका तकरीबन 20,000 मंथली अगर आप उसका फ्यूल आता है, और अगर 5-6 हज़ार की उसके आप कह लो मेंटेनेंस आ जाती है, तो 25,000 आपकी ज़िंदगी से मंथली में चला गया, आपको उसका फ़ायदा नहीं है। इसी के बदले अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं भी यूज़ कर सकते, अगर आप जो कंपनीज में अक्सर वो होती है उनकी जो अपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वो यूज़ करो, तो कम से कम आप 5,000 लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें। तो आप ये देखो कि आपके 20,000 सेव हो रहे हैं। तो ये चीज़ होती है फाइनेंशियल लिटरेसी। उसके बजाय अगर आप फॉर एग्जांपल आप 20,000 के आप कपड़े खरीद रहे हो खाड़ी से, तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, आप वो आपको पैसे नहीं दे रहे। वही अगर आप 20,000 के कोई ऐसी चीज़ सीखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई स्किल सीख लेते हो, वो आपके एसेट में होगा और वो एसेट आपको पैसे बना के देगा। तो ये दो चीज़ें आपने कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में करनी है, उसको ये दो पैरामीटर से देखना है कि आपकी वो जेब में पैसे लेके आ रहा है कि या जेब में पैसे जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो बेफजूल जा रहे हैं, ये देखना है। उसके बाद मैं अगर आपको खरीदने के हवाले से एक रूल दे देता हूँ, आपने कोई भी चीज़ खरीदने से पहले दो रूल को याद रखना। एक 2 वीक रूल, आपने ये देखना है जो चीज़ आपको चाहिए उसको बिना खरीदें 2 हफ्ते वेट करें। 2 हफ्ते के बाद भी अगर आपको उस चीज़ की उतनी ही कमी महसूस होती है कि आपकी लाइफ का वो मेजर पार्ट है, फिर उसको खरीदें। दूसरा रूल, जो चीज़ आप खरीद रहे हैं कम से कम 3 गुना ज़्यादा आपके पास उसके बाद पैसे हैं कि नहीं इस वक्त। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी आई है 50,000 और आप 50,000 में से 30,000 का फ़ोन ले लेते हैं, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है। बल्कि आप 50,000 कमाएं और उसके बाद आप इतना कमाएं कि आपके पास कम से कम 1.5 लाख आ जाए, फिर आप 3,000 का फ़ोन लें, वो आपके लिए लायबिलिटी नहीं होगी। क्योंकि आपके पास उससे 3 गुना ज़्यादा पैसे मौजूद हैं। तो ये 2 रूल आपने याद रखने हैं। तीसरा, उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ, तीसरा जो पॉइंट है माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा, माइंड योर ओन बिजनेस में रॉबर्ट कियोसाकी बेसिकली मैं आपको इजी करके बताऊँ ना, तो बात करते हैं रियल इस्टेट की छुपे अल्फाजों में। रियल इस्टेट किस वजह से कहते हैं कि जो रॉबर्ट क्रूक था, जो कि आपके पास मैकडोनल्ड का CEO था, उसके बाद रे क्रूक, वो कहता है कि आपको क्या लगता है, वो एक बार ना MBA की यूनिवर्सिटी से बात कर रहे थे, यानी कि MBA जो अक्सर आपको पता है ना फंक्शन वगैरह होते हैं तो CEOs बड़े आते हैं, तो वो उन्होंने बच्चों से पूछा कि आपको क्या लगता है कि मेरा बिज़नेस क्या है। तो बच्चे हंसने लगे, दुनिया को पता है मैकडोनल्ड का बिज़नेस फूड चेन है। तो उसने कहा मेरा फूड चेन का बिज़नेस नहीं है, मेरा रियल इस्टेट का है। अब इस बात पे बच्चे सुन के बड़ा हैरान हुए। इसका मैं आपको पॉइंट बताऊँ उन्होंने क्यों कहा। बेसिकली जो भी आप खाने की चीज़ें देखते हो ना, उसकी जगह होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैकडोनल्ड एक छोटी सी गली में हो,
कोई भी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड के बाहर जैसे डेकोरेशन होती है, मैकडोनल्ड लिखा होता है, थोड़े बहुत झूले होते हैं जो कि उनकी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी नहीं आएगा। इसी तरह अगर मैं आपको रियल स्टेट की बिजनेस में इंपॉर्टेंस समझाऊँ ना, तो मैं आपको बताता हूँ। आप जो पाकिस्तान में लाहौर में रहता है उसको पता है सदीक स्टेट सेंटर का। अच्छा, जब नया नया सदीक स्टेट सेंटर चला था, बहुत चला, बहुत लोग गए, लेकिन अब आके वो फ्लॉप है। इतना फ्लॉप हो चुका है कि अब वहाँ पे 6,000 रुपये पे किराए पे दुकान मिल जाती है सदीक स्टेट सेंटर में, जहाँ पे कभी पहले 20,000 में भी नहीं मिलती थी। उसकी वजह क्या है? पहले एक वजह ये कि पहले और मॉल्स नहीं थे। सदीक स्टेट सेंटर से पहले और मॉल थे, लेकिन बहुत कम थे। एम्पोरियम मॉल, पैकेजेस मॉल, ये बात की बात है। अच्छा, अब उसकी लोकेशन बहुत ख़राब है। अब अगर आपको पता हो कि उसकी लोकेशन कैसी है कि यार आप यहाँ से मोड़ से आते हैं, साथ ही वो है, ना कोई प्रॉपर पार्किंग है ना कोई कुछ है, तो अब रियल स्टेट की वजह से वो क्या फ्लॉप हो चुका है। यानी ये इम्पोर्टेंस होती है रियल स्टेट की, आपकी लोकेशन किस जगह पे है, किस इलाके में है, कहाँ पे है, उसका फ्रंट कहाँ पे आ रहा है, बैक कहाँ पे आ रहा है, वो सड़क से कितना दूर है, और वो सड़क के शुरू में ही है कि क्या पे यहाँ सेंटर में है, लोगों को रुकना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जो कि अक्सर लोग नहीं सोचते। अच्छा, इसमें भी वो ये कहते हैं कि आपने माइंड योर ओन बिजनेस में आपने लोकेशन देख लिया। जब आप एक अच्छी लोकेशन देख लेते हैं ना, तो वो चीज़ आपके एसेट में काउंट होना शुरू हो जाती है, ना कि इनकम में। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 2 लाख भी हो, लेकिन अगर आपका एक्सपेंस ही 3 लाख है, तो 1 लाख तो आपको लॉस हो गया। लेकिन जब आपका बिजनेस लोकेशन के लिए ऐसी अच्छी जगह पे है और बिजनेस अच्छी जगह पे है, तो ऑटोमेटिकली आपके एसेट्स में पैसे ऐड होंगे। अच्छा, उसके बाद 4th पॉइंट में हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस आ जाता है। अच्छा यार, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस में जो वो मेन पॉइंट समझाना चाहते हैं कि टैक्सेस की जो लिटरेसी है वो आपको होनी चाहिए, और आपको ये भी पता है कि आपके पास ऐसे वेज होते हैं जिसकी वजह से आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं, और आपको बचाना चाहिए। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल 12 मरले का प्लॉट ले लेते हैं, अब मुझे नहीं पता कि दूसरी कंट्रीज़ में प्लॉट के लिए स्क्वायर फीट का जो वर्ड है वो किस तरह होता है, तो आप वो देख सकते हैं। अब पाकिस्तान में अगर आप 3 मरले का प्लाट लेते हो तो उस पर पहले टैक्स नहीं होता था, जो कि अब लगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, अगर आप प्लाट ले रहे हो 12 मरले का तो उस पर टैक्स लग रहा है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप 3-3 के 4 ले लो, लाइक प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में 3-3 के कराओ, घर एक पे बना लो, तो आपके पैसे सेव हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के खातों में तो वो 3-3 मरले के प्लाट हैं। तो ये जो आपके पास टैक्सेस की लिटरेसी है, ये होना ज़रूरी है। उसमें वो सिर्फ यही समझाते हैं कि बैंक में जो पहले टैक्सेस लगते थे वो यूएसए यूके में शुरू हुए थे, जिसकी वजह से वो जो रॉबिन हुड था उन्होंने पैसे लिए। अच्छा, इसमें एक ये भी बड़ी ख़राबी है, किस मुल्क में भी जो टैक्सेस का निज़ाम है वो हमेशा अब गरीब लोग देते हैं, आपके मेरे जैसे लोग, गरीब नहीं तो आप कह लें मिडिल मैन देते हैं, मिडिल क्लास देती है, जो रिच अवाम है वो नहीं देती। और ये इस वजह से वो कहते हैं कि रॉबिन हुड की वजह से शुरू हुआ था। आप हमेशा याद रखना, जब भी गवर्नमेंट को नुकसान होगा, गवर्नमेंट ऐसे तरीके ज़रूर निकाल लेती है जिसको उसको फ़ायदा हो, और ऑब्वियसली जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, जो कि अमीर लोग हैं, तो वो इसलिए वो आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपको 5 पॉइंट है, उसमें वो कहता है द रिच इन्वेंट मनी। अच्छा, इसमें बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि मनी इन्वेंट कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल का याद है, तो जब उसने नया नया टेलीफोन बनाया तो वो काफ़ी लोगों के पास गया कि मुझे कैपिटल दे दो। कैपिटल बिजनेस स्टूडेंट के लिए तो पता है, उनके अलावा कैपिटल ये होते हैं कि जो इनिशियल अमाउंट बिजनेस को रन करने के लिए आप यूज़ करते हो, तो किसी ने उसी को ना दिया। लेकिन जैसे ही उसने इतनी रैपिड सक्सेस ली कि वो करते 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 एक यूनिकॉर्न बिजनेस बन गया। यूनिकॉर्न बिजनेस वो होता है जब एक कंपनी का टोटल वर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा होता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो यूनिकॉर्न बिजनेस है। तो क्या हुआ कि देखते ही देखते वो इतना चला गया। हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड मोटर्स हैं, ये भी उन्होंने ऐसा एक इंजन बनाया कि जो इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी देता था, जो कि उस वक्त अननाउन था, लोग समझते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने किया, और वो दुनिया आज भी याद रखती है कि वो कैसे बिलियन डॉलर के बिजनेस में गया। तो यानी वो कहना चाह रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी कि आपके पास एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो कि आपके लिए मनी इन्वेंट करे, यानी ऐसी चीज़ हो जो पहले कभी ना हो, और वो ऐसा आइडिया है कि जो आपके लिए पैसे पे पैसा बनाए। तो ये चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पर दूँ, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिपिंग हो जाएगी और आप तीसरे मुल्क में बैठे हो। अमेज़ोन ने कहा भाई ये पॉसिबल है, तो आज आप देख लें अमेज़ोन कहाँ पे है, वर्ल्ड बिगेस्ट ब्रांड, जिसकी सबसे ज़्यादा नेटवर्थ है, उसका मालिक सबसे जेफ बेजोस सबसे ज़्यादा अमीर है। उसके बाद किसी ने सोचा ही नहीं था कि यार हम पैसे भेज सकते हैं इंटरनेशनली
ईजीली कन्वीनियंटली बगैर बैठे बैंकों की हमें इतनी ज़रूरत ना पड़े। पेपाल आ गई, किसी को पता भी नहीं था, और पेपाल अब आप देख लें कहाँ पे। फिर उसके बाद किसी ने सोचा ही नहीं था कि यार कोई लोग टीवी छोड़ेंगे, या टीवी छोड़ेंगे तो इतना सीज़न वगैरह सीरीज़ का सीन आएगा, या बड़ा जो लोग देखना पसंद करेंगे। नेटफ्लिक्स आ गया, नेटफ्लिक्स ने अपनी जगह बनाई, और आज आपको पता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इंडस्ट्री नेटफ्लिक्स की है। तो ये चीज़ बात है। आप कभी भी ये ना सोचें कि अब यार अब तो कोई बिज़नेस नहीं रह गया। मैं आपको दावे से कहता हूँ, जो आप कहते हैं ना कोई बिज़नेस नहीं रह गया, अगले 5 साल में आपको करोड़ों बिज़नेस आइडियाज़ ऐसे होंगे जो कि इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात है, स्पेस अभी भी खाली है, और स्पेस को फिल करना आपका काम है। उसके बाद आपके इसमें ये चीज़ समझनी है कि कुछ कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के बेसिक ये कहती है कि आपको पता होना चाहिए, नंबर्स रीड करने आने चाहिए बेसिक, कि मुझे ये लॉस जा रहा है या मेरे पास गेन हो रहा है। उसके अलावा इन्वेस्टिंग ये होती है, इन्वेस्टिंग वो होती है जो आप पैसा इन्वेस्ट करो और पैसा आपको मिले भी। अगर आपको लग रहा है ना मुझे इससे पैसा नहीं मिल रहा, तो वो इन्वेस्टिंग नहीं है। ये लोगों को अक्सर समझ नहीं आती, लेकिन ये आपने समझना है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ उसको कहते हैं कि जो पैसा आप लगाओ तो पैसा आए। तो अपनी लाइफ में जब कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो ये सोच के करना है आपको उसका रिटर्न कितना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उसके अलावा मार्केट को अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक ये चीज़ समझाता हूँ कि अगर कोई शराब की कंपनी है, फॉर एग्जांपल वो शराब की कंपनी आगे पाकिस्तान में अपना प्लांट लगा लेती है, तो वो फ्लॉप हो जाएगी इस वजह से कि शराब पीना यहाँ पे ममनू है, बुरा समझा जाता है। ऑब्वियसली लोग पीते हैं, लेकिन मैं आपको एक मिसाल समझा रहा हूँ कि वो फ्लॉप हो जाएगी कि आपने मार्केट को अंडरस्टैंड करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर अब अमेज़ोन इधर आ जाता है, ठीक है, तो उसको फ़ायदा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा फ्रीलांसर हैं जो अपना काम कर रहे हैं। अमेज़ोन यहाँ पे बैन है, फिर भी अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मार्केट का हो जाएगा। उसके बाद आपने लॉ को समझना है कि आपकी मुल्क का लॉ क्या है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, लॉ को समझ के अपने मुल्क के आप अपने बहुत पैसे बचा सकते हैं, जो कि ये टैक्सेस में जाते हैं और ये जो इनकम स्टेटमेंट वगैरह में जाते हैं। तो ये आपने अपनी कंपनी का समझना है। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है यार कि आपको ये 5 पॉइंट समझ आ गए होंगे, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है, और यार इसको पॉइंट्स को समझें और इनको अपनी लाइफ में आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, और अपनी लाइफ में फिर एक चेंज देखें जो आपको नज़र आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।